आपको विश्वास दिलाते हैं कि केदारनाथ चुनाव में हम लोगों की तरफ से सहमति से, सर्वसहमति से एक प्रत्याशी आएगा और वो प्रत्याशी राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हैं उनके सामने खड़ा रहेगा और पूरे मजबूत स्थिति से वो लड़ेगा। मतलब 27 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही हैं, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं आप किसी न किसी वजह से प्रत्येक जनपदों को टच कर रहे हैं। मैं भी बॉबी करके एक ट्रेंड चलाया था। अब 27 में क्या चलता है वो बात अलग है, परंतु ये निश्चित है कि 27 में कांग्रेस भाजपा से हटकर एक नया ट्रेंड चलेगा। इन तमाम अव्यवस्थाओं से लड़ने के लिए क्या आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है? एक रोल मॉडल प्रदेश के युवाओं ने बॉबी पंवार को माना था। जिस तरीके से युवाओं की लड़ाई सड़कों पे लड़ रही थी, वो पूरा असर अगर मैं कहूँ तो लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। अगर संसदीय चुनाव लड़ा है तो 27 में ऐसा प्रयास होगा, और उस प्रयास में केवल एक बॉबी पंवार नहीं, मुझे लगता है कि कई बॉबी पंवार होंगे जो लड़ेंगे और जो इस प्रदेश की जल जंगल जमीन के लिए लड़ेंगे, माटी बेटी के लिए लड़ेंगे, यहाँ के संसाधनों के लिए लड़ेंगे, यहाँ के रोजगार के लिए लड़ेंगे, यहाँ के दूरस्थ गाँवों में जो शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं जो लचर अवस्था में पड़ी हुई है उन चीज़ के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, नज़रिया क्या है, हम जब अपनी नज़र से देखते हैं तो सामने दिखता है कि नाम दो दिखते हैं परंतु काम एक दिखता है। उत्तराखंड की आप बात करते हैं, उत्तराखंडियत की आप बात करते हैं। स्थानीय दल के तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल है, बावजूद उसके लगातार हाशिए पे जा रहा है। 27 के एंट्रेंस के तौर पे केदारनाथ उपचुनाव को देखा जा रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, हर किसी का जो सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है वो केदारनाथ बना हुआ है। आपकी क्या रणनीति है केदारनाथ को लेकर? सवाल वहीं पे आता है कि भाजपा कांग्रेस की तर्ज पे चेहरा फाइनल करने में बॉबी पंवार एंड जो तमाम समर्थक हैं वो भी वेट एंड वॉच करेंगे, या फिर मैंने आपको बोला बॉबी पंवार फैसले वाले लेने वाले नहीं है। नहीं, मैंने तमाम कहा बॉबी पंवार एंड उनके जो अगर आपको वो देखना है कि हमारे मुख्यमंत्री का क्या स्तर है, प्रथम स्थान है, द्वितीय है, तृतीय है, क्या है, तो आप क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर एक धंधा बना दिया है। धामी जी आप बैकफुट पे तो आ गए, पर उस ट्रस्ट के नाम पर जो करोड़ों रुपए जो कहीं ना कहीं इकट्ठा किया गया था उस पैसे को भी इसी केदार घाटी के विकास के लिए लगाए जाए। मानदेय बढ़ाना तो जी, ईमानदारी से इस प्रदेश के अंदर जो वो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वो स्थायी कर्मचारी हो और स्थायी कर्मचारी हो, आखिर सेवा तो प्रदेश की कर रहा है, काम तो प्रदेश के लिए कर रहा है, आप उनकी बढ़ाइए। पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित है और आप लोग अपनी वेतन भत्तों की बढ़ोतरी के लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर रहे हैं। काफी दिनों से राजधानी की जो सड़कें हैं वो नारों से नहीं गूंज रही हैं। क्या कुछ प्लान है ऐसा कि फिर से सड़कें नारों से गूंजें? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मेरे साथ बॉबी पंवार जी बैठे हुए हैं और उत्तराखंड में आपने लगातार देखा होगा, चाहे बेरोजगारों के मामले हों, प्रशिक्षितों के मामले हों, सरकार से सीधी आमने सामने की लड़ाई हो, तो एक चेहरा इस बीच इतना प्रसिद्ध हो जाता है कि वो चेहरा लोकसभा चुनावों तक पहुंच जाता है। और अब इसके पश्चात तमाम जो लड़ाइयां हैं वो लड़ी जा रही हैं। बॉबी पंवार जी से मैं बातचीत करूंगा। पंवार जी, उत्तराखंड ने इस बीच एक ऐसा चेहरा देखा है जो कि सड़कों पे बेरोजगारों की, प्रशिक्षितों की, मूल निवास की तमाम लड़ाइयाँ लड़ता रहा, सरकार की आंखों की किरकिरी बना रहा और उसके बाद लोकसभा चुनावों तक पहुंचा। क्या कुछ है ये पूरा? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका। और ये जो पूरे मामला है, कहीं ना कहीं हम तो एक इस प्रदेश के एक नागरिक हैं और हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि इस प्रदेश को कैसे संवारा जाए, इस प्रदेश में किस प्रकार से खुशहाली लाई जाए, कैसे इस प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग एक विद्यार्थी थे, हम लोगों ने जो देखा, जो समझा और जो हमारे कहीं ना कहीं हमें कमियां महसूस हुई और हमें लगा कि प्रदेश को आवश्यकता है कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रोजगार की लड़ाई है उसे लड़ने की, प्रदेश के अंदर आवश्यकता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की, प्रदेश को आवश्यकता है यहाँ के ज्वलंत मुद्दों पर बोलने की। तो तमाम ये प्रकार की चीज़ें जब सामने आई तो हमने फैसला लिया, और हमने जब फैसला लिया तो
युवाओं ने उसका स्वागत किया और युवा साथ खड़ा हुआ, और उस युवा के खड़े होने से कहीं न कहीं हम प्रदेश में एक ऐसी ताकत खड़ी कर पाई कि जब भी सरकार कोई भ्रष्टाचार का मामला कुछ होता है, तो वो एक ताकत एक सुर में सब बोलती है कि ये गलत हो गया है, तो सरकार को कहीं न कहीं कार्रवाइयाँ करनी पड़ती है। कहीं कुछ प्रदेश के अंदर ऐसी घटनाएँ घटित हो जाती है, जिससे कि हमारे प्रदेश की बदनामी है, जिससे हमारा प्रदेश पिछड़ सकता है, जिससे हमारे स्थानीय नागरिकों को समस्याएँ आ सकती है। तो कहीं न कहीं उसके खिलाफ जब हम सब एक सुर में बोलना शुरू कर देते हैं, तो सरकारों को भी फैसले लेने पड़ते हैं, और कहीं न कहीं इस प्रदेश के खुशहाली के लिए, उत्कृष्ट प्रदेश बनाने के लिए जो हमारी लड़ाई है, वो आगे बढ़ती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम लड़ाइयाँ लड़ी जा रही है, और तमाम लड़ाइयाँ आगे लड़ी जानी है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, और वो हमारी चिंताएँ हैं कि किस प्रकार से हमारे प्रदेश के लिए संघर्ष हुआ, फिर जाके कई लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश मिला, और आज इस प्रदेश की जो दुर्दशा की गई है, इस प्रदेश के अंदर जो खामियां आ गई है, कहीं न कहीं उन सबको दूर हटाने के लिए हम इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, और प्रदेश का युवा के साथ-साथ आज महिलाएँ और अभिभावक बड़ी मात्रा में साथ जुड़ रहे हैं। इन तमाम अव्यवस्थाओं से लड़ने के लिए क्या आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। हमारा कोई राजनीतिक पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था। हम तो एक छोटे से गाँव से उठकर, गाँव से 12वीं तक की शिक्षा-दीक्षा लेने के बाद हम तो गाँव में ही स्कूल टाइम पे जब छुट्टियाँ होती थी, तो हमने तो सारे काम गाँव में किए हैं। गाय चुगाना हो, बकरी चुगाना हो, घास काटना हो, खेती-बाड़ी करना हो, हमने तमाम चीज़ें देखी है। हम बिल्कुल उस स्तर से उठकर आए हैं, जो बिल्कुल एक न्यूनतम स्तर इस प्रदेश के एक किसान का हो सकता है, एक दूरस्थ गाँव का हो सकता है। परंतु जिस प्रकार से हमने चीज़ों को देखा, समझा, तो कहीं न कहीं हमें ये लगता है कि वास्तविकता ये है कि हमारे प्रदेश के अंदर कुछ नेता और कुछ अधिकारी, जो लोग मठाधीश बनकर बैठे हैं, और इस प्रदेश को जिस प्रकार से चाह रहे हैं, उस प्रकार से वो कहीं न कहीं अपनी जो उनकी व्यवस्थाएँ हैं, जो जिस प्रकार से चला रहे हैं। तो हमें लगा कि महसूस हुआ कि कहीं न कहीं इस प्रदेश में एक जो राजनीतिक जो व्यवस्थाएँ हैं, वो चरमरा गई है, और उस राजनीतिक चरमराई हुई व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कहीं न कहीं युवाओं को राजनीति में आना पड़ेगा। वो बागडोर सँभालनी पड़ेगी, जो बागडोर आज कहीं न कहीं इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में फैसले ले रहे हैं। इस बीच तमाम घटनाक्रम हुए, आपने हर घटनाक्रम को देखा, चाहे राजधानी की सड़कें हों या फिर प्रदेश की अन्य सड़कें हों, मेरा तमाम जिलों से मतलब है, उसमें हर जगह आपने देखा है। क्या कुछ ऐसा अब लग रहा है कि सरकार पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? बिल्कुल, जो लड़ाइयाँ हमने लड़ी है, वो लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, भर्ती घोटालों के खिलाफ थी। तो कहीं न कहीं जब से लड़ाई शुरू की है, जब लड़ी, तो कहीं न कहीं उसपे आज असर दिख रहा है, उसके परिणाम दिख रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना शुरू किया, केवल भर्ती घोटालों पर ही नहीं, इसके अलावा तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार जो उत्तराखंड में हुए हैं, वो भ्रष्टाचार अधिकारियों ने किए, वो भ्रष्टाचार विधायक मंत्रियों ने किए, मुख्यमंत्री ने किए। हमने कहीं न कहीं जब बोला, तो उसपे असर हुआ, और कहीं न कहीं एक्शन होते हैं। कहीं न कहीं अब सरकारों को उसमें आगे कदम बढ़ाने पड़ रहे हैं, कार्रवाई करनी पड़ रही है। परंतु इसके अलावा तमाम प्रकार की जो और लड़ाइयाँ हैं, वो लड़ाई इस प्रदेश को लेकर है, वो रोज़गार की लड़ाई है, वो कहीं न कहीं अपने जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई है। जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश के अंदर जो संसाधन है, वो हमारे हाथों से निकलते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी चिंता है कि ये संसाधनों से परिपूर्ण राज्य है, परंतु आज हमारी सरकारें इन संसाधनों को भारी लोगों के हाथ में दे रही है। सबसे बड़ी चिंता ये है, और सबसे बड़ी लड़ाई ये है। एक रोल मॉडल प्रदेश के युवाओं ने बॉबी पंवार को माना था। जिस तरीके से युवाओं की लड़ाई सड़कों पे लड़ रही थी, वो पूरा असर अगर मैं कहूँ तो लोकसभा चुनाव में नहीं दिखा। नहीं, देखिए, आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, युवा खड़ा हुआ, उनका अभिभावक भी खड़े हुए, मातृशक्ति खड़ी हुई, तमाम प्रकार के ऐसे लोग खड़े हुए जो प्रदेश के लिए चिंतित है, जो चिंता कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकती वो असर नहीं दिखा, क्योंकि 15 दिन के समय अंतराल में कहीं न कहीं इतने बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ना, बिना संसाधनों के, बिना संगठन के और बिना रणनीति के, 15 दिन के अंदर अगर चुनाव वो लड़ा गया, और उस चुनाव में इतना बड़ा जन समर्थन अगर पब्लिक ने दिया है, केवल और केवल 14 विधानसभा के वो लोग थे।
उसमें आप देख लेंगे कि कई विधानसभाओं में हम प्रथम स्थान पर है, और उस स्थान में भी ये है कि जितने दोनों पार्टियों के वोट नहीं है उससे अधिक वोट हमारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्यार जनता का मिला है, और ये प्यार इसलिए मिला है, जनता चाहती है कि उनके लिए कोई लड़ने वाला होना चाहिए। जनता चाहती है कि ईमानदारी से अगर इस प्रदेश की लड़ाई लड़ी गई तो कहीं ना कहीं जो आगे प्रदेश की इस लड़ाई को लड़ने आएगा उसके साथ जनता खड़ी होगी। ये जनता का मैसेज है। जो लड़ाई अभी तक लड़ी है, क्या 2027 में बॉबी पवार को वो लड़ाई विधानसभा के तौर पे दिखेगी? देखिए, हमने सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी है, हमने तमाम प्रकार से लड़ाई लड़ी है, और पहला कदम ये था कि लोकसभा के माध्यम से, लोकसभा चुनाव के माध्यम से हम संसद तक पहुंचना चाहते थे कि जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड से 8 सांसद जो 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा जाते हैं, वो मौन धारण करे रहते हैं। हमारी कोशिश थी कि कहीं न कहीं हम उस संसद तक पहुँचे और वहाँ कहें कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में लूट खसोट हो रही है, यहाँ के संसाधनों पर कब्जा हो रहा है, यहाँ के लोगों को कहीं न कहीं छला जा रहा है, तो वो सारी बातें वहाँ उठाएँगे। परंतु ये पहला प्रयास था और बहुत कम समय मिला, संसाधन नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। तो कहीं न कहीं एक सम्मानजनक स्तर तक हम पहुँचे, परंतु कोई नहीं, पहला प्रयास था। अब अगले प्रयास तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं कि अगर संसदीय चुनाव लड़ा है, तो 27 में ऐसा प्रयास होगा, और उस प्रयास में केवल एक बॉबी पवार नहीं, मुझे लगता है कि कई बॉबी पवार होंगे जो लड़ेंगे, और जो इस प्रदेश की जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ेंगे, माटी बेटी के लिए लड़ेंगे, यहाँ के संसाधनों के लिए लड़ेंगे, यहाँ के रोजगार के लिए लड़ेंगे, यहाँ के दूरस्थ गाँवों में जो शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं जो लचर अवस्था में पड़ी हुई है, उन चीज़ के लिए लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि उस समय हमारे पास समय भी नहीं था, हमारे पास 27 के लिए भरपूर समय है, हमारे पास संसाधन नहीं थे, परंतु जनता के सामने जाकर हम कहेंगे, हम आपके बीच के लोग हैं, हम इस प्रदेश के लिए बचाने के लिए लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, तो संसाधन भी जुटेंगे। हमारे पास संगठन नहीं था, तो मुझे लगता है कि 27 तक हमारे पास भरपूर समय और संगठन भी बनेगा, और तमाम पूरी रणनीति के साथ जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरते हैं, उसी तरीके से एक बॉबी पवार नहीं, कई बॉबी पवार मैं आपको बता रहा हूँ 27 में चुनाव में उतरेंगे, और कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए जो चीज़ें हैं वो होंगी। मंगलौर उपचुनाव अभी हम लोगों ने देखा है, बद्रीनाथ उपचुनाव अभी हम लोगों ने देखा है, अब केदारनाथ की बारी है। किस तरीके से देख रहे हैं केदारनाथ? देखिए, मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव जो था हमारे चुनाव के जस्ट बाद में था, तो हमें समय नहीं मिल पाया, हमें चीज़ें जो करनी थी वो नहीं कर पाए। परंतु ठीक है, आपने मंगलौर चुनाव अगर कहा, तो मंगलौर में देखिए कि हरियाणा से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भाड़े के जो आपके प्रत्याशी है वो ला रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और वो एक मैसेज है केवल, क्योंकि इस प्रदेश के संसाधन आज बाहरी लोगों के हाथ में दे दिए हैं, कल ऐसे ही नेताओं को उठाकर यहाँ लाएंगे। अभी देखो अंतर कितना कम है, हरियाणा से आकर एक बंदा लड़ा और 400 वोटों के अंतर से हारा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक केवल प्रैक्टिकल था, ये प्रयोग था, और ये प्रयोग सफल होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बाहर से लाने वाले जो प्रत्याशियों की संख्या ये बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में लॉन्चिंग पैड बनेगा। बिल्कुल, ये बढ़ेंगी, और ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल इसी कदम पर आगे कदम नक्शे पर आगे चल रहे हैं। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, अभी 2 चुनाव हुए हैं सत्ताधारी जो दल है उनको मुंह की इसमें खानी पड़ी, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के अंदर जो कहीं ना कहीं एक आक्रोश है वो उसमें साफ साफ दिखा है। क्योंकि प्रदेश के युवाओं के लंबे समय से मांग रही है कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए, भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी रूप से होनी चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं की ये मांग है कि स्थानीय युवाओं को ही समूह और समूह में 100% रोजगार दिया जाए। पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि बाहर से किस प्रकार से लोगों को लाकर रोजगार दिया जा रहा है। तमाम प्रकार की चीज़ें स्थानीय युवाओं के माध्यम से की जा रही है कि भाई यहाँ के जो संसाधन है, ठेका टेंडर है, यहाँ के जो और भी चीज़ें हैं वो स्थानीय युवाओं के हाथ में हो, परंतु हमारी सरकार ने बाहर बेचने में लगी हुई है। अब बारी केदारनाथ चुनाव की है, अभी समय भी है, सब कुछ है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि केदारनाथ चुनाव में हम लोगों की तरफ से सहमति से, सर्वसहमति से एक प्रत्याशी आएगा, और वो प्रत्याशी राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो हैं उनके सामने खड़ा रहेगा और पूरे मजबूत स्थिति से वो लड़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि 2027 की जो तैयारी है बॉबी पवार केदारनाथ से कर रहे हैं? नहीं, देखिए, बॉबी पवार केदारनाथ से नहीं कर रही, ये कुछ परीक्षाएं होती है। जब व्यक्ति, जब एक छात्र पढ़ता है, पूरे साल भर जब पढ़ता है, तो उसके क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर जो होते हैं वो कई बार साल में कई टेस्ट लेते हैं,
अर्धवार्षिक आता है, फिर वार्षिक आता है, तमाम प्रकार की ये परीक्षाएँ होती है। तो इस प्रकार की ये उपचुनाव की परीक्षाएँ हैं और हमने कहीं न कहीं प्रदेश के तमाम उन युवाओं ने ये सहमति जताई है जो प्रदेश के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि कहीं न कहीं केदारनाथ उपचुनाव में एक सर्वसहमति से एक प्रत्याशी दिया जाएगा। उस प्रत्याशी पर सब सर्वसहमति बना के राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं उनके सामने लड़वाया जाएगा। बॉबी भाई, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सरकार हो, दोनों हम इस समय एक ही मान के चलेंगे। इनकी आंखों की आप किरकिरी हर समय बने रहे हैं। कांग्रेस को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए नज़रिया क्या है, हम जब अपनी नज़र से देखते हैं तो सामने दिखता है कि नाम 2 दिखते हैं परंतु काम एक दिखता है। सीधी-सी ये बात है कि आज के समय में आप देख रहे होंगे सत्ता पक्ष कहीं न कहीं इतनी गलतियाँ कर रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग तो आवाज़ उठा रहे हैं, प्रदेश का एक आम आदमी भी आवाज़ उठा रहा है, परंतु सत्ता पक्ष के बड़े-बड़े नेता उसमें चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आपस में साँठ-गाँठ है। किसी के ठेके हो रहे हैं, किसी के पट्टे हो रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, तो तमाम चीज़ें चल रही है। परंतु हम ये कह रहे हैं इस प्रदेश की जनता से कि इस व्यवस्था से हटकर काम करना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा कि आज अगर हवा बीजेपी की तरफ है तो सारे बड़े नेता बीजेपी की तरफ चले जाएँगे। कल हवा कांग्रेस की तरफ जाएगी तो सारे नेता वहाँ से उठकर इधर की तरफ आ जाएँगे। क्यों? इस प्रदेश की जो जनता है वो कहीं न कहीं अपने लोगों को उन्हें आगे लाना पड़ेगा। अपने लोगों का मतलब है लोग तो ये भी अपने ही हैं, जो इस प्रदेश के बारे में सोच रखता है, जो विचार रखता है, जो विज़न रखता है, उन लोगों को जब आगे लाएँगे, निश्चित तौर पर टिहरी संसदीय क्षेत्र की जनता का मैं पुनः एक बार आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने कहीं न कहीं 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के मुकाबले हम लोगों को जो प्यार दिया है, वो कहीं न कहीं एक मैसेज है कि वास्तव में जनता को, ये पूरे प्रदेश की जनता के लिए टिहरी संसदीय क्षेत्र में की जनता ने मैसेज दिया है कि कहीं न कहीं अब नए लोगों को आगे लाने की ज़रूरत है, जिससे कि ये प्रदेश बच सके। उत्तराखंड की आप बात करते हैं, उत्तराखंडियत की आप बात करते हैं। स्थानीय दल के तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल है, बावजूद उसके लगातार हाशिए पे जा रहा है। नहीं देखिए उत्तराखंड क्रांति दल ठीक है, उसको सब मानते हैं और राज्य की लड़ाई लड़ी है, तमाम प्रकार की चीज़ें हमें भी समर्थन दिया था, उसके लिए भी धन्यवाद हमने कहा है और फिर भी कह रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें व्यवस्थित तरीके से नहीं चल पा रही है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं जनता का विश्वास वहाँ से हट रहा है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जनता का विश्वास वहाँ से हटेगा, जुड़ेगा, वो उनकी अपनी बात है। परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में प्रदेश की जनता एक स्थानीय जो पावर है वो बनना देखना चाहती है। अब वो कौन होगी, यूकेडी होगी, कोई और होगा या तमाम प्रकार के कोई और लोग होंगे, पर ये ज़रूर है कि एक जो मॉब बना हुआ है इस प्रदेश के अंदर कि एक लोकल पावर ज़रूर उभरनी चाहिए। ये प्रदेश के जन-जन के कहीं न कहीं मन में है और जन-जन के मुख में है। 27 को लेकर के क्या कुछ तैयारियां आपकी चल रही हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, आप किसी न किसी वजह से प्रत्येक जनपदों को टच कर रहे हैं, प्रत्येक क्षेत्रों को टच कर रहे हैं। क्या रणनीति है 27 को लेकर? नहीं देखिए हम लगातार भ्रमण पे हैं, गंगा घाटी, यमुना घाटी हमारे अपने क्षेत्र जो हो गया, उसके बाद हम कुमाऊँ के दौरे पर गए और लगातार पूरे 6 जिलों में हमने भ्रमण किया और आज आपके सामने यहीं इस केदार घाटी में आए हैं और तमाम प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं, अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो तैयारियां हैं, वो लोगों ने शुरू कर दी है और लोग चाहते हैं कि भई 27 का जो माहौल है, 27 का जो चुनाव है, उसमें कहीं न कहीं प्रदेश के अंदर बदलाव होना चाहिए और वो बदलाव केवल कांग्रेस से भाजपा या भाजपा से कांग्रेस में नहीं, एक बदलाव नए रूप में होना चाहिए। ये हम जगह-जगह जाकर देख रहे हैं कि लोगों का यही विचार है। मैं अगर राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे देखूं तो हमने पहले देखा था कि मैं भी अन्ना, उसके बाद चला मैं भी मोदी। क्या इस बार 27 में मैं भी बॉबी चलेगा? नहीं देखिए 27 में मैं भी वो भी चलेगा नहीं चलेगा, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी समर्थकों का कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था और जब हम जेल यात्रा पर थे, तो कहीं न कहीं बहुत से समर्थकों ने वो देहरादून में बैठकर आंदोलन किए हो, कुमाऊँ में बैठकर आंदोलन किए गए हो, कि गंगा घाटी, यमुना घाटी, केदार घाटी में जितने भी आंदोलन हुए,
कहीं ना कहीं उन लोगों ने मैं भी बॉबी करके एक ट्रेंड चलाया था। अब 27 में क्या चलता है वो बात अलग है, परंतु ये निश्चित है कि 27 में कांग्रेस भाजपा से हटकर एक नया ट्रेंड चलेगा और उसकी संभावना है, पूरी संभावना है, क्योंकि हम प्रदेश के जगह जगह पर जाकर स्थानीय लोगों से जो उनके विचार सुन रहे हैं उससे यही लगता है कि अब लोग ऊब चुके हैं और कांग्रेस भाजपा के अलावा कहीं ना कहीं अब संभावनाएं उभरेंगी। 27 के एंट्रेंस के तौर पे केदारनाथ उपचुनाव को देखा जा रहा है। भाजपा हो या कांग्रेस हो, हर किसी का जो सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है वो केदारनाथ बना हुआ है। आपकी क्या रणनीति है केदारनाथ को लेकर? देखिए, रणनीति साफ है। हमारे जो चेहरे होंगे वो चेहरे कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर वहाँ केदारनाथ में जाकर ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। उन सभी चेहरों में से सर्वसहमति से जिस पे भी लास्ट में मुहर लगेगी वो सभी लोग मुहर लगाएंगे जो प्रदेश के भीतर जो काम कर रहे हैं। स्थानीय जनता इसके बारे में कितना फीडबैक दे रही है उस हिसाब से उस पर फैसला लिया जाएगा। परंतु हमारे सारे जो जितने भी प्रत्याशी के चेहरे हैं, जो हमारे वहाँ प्रत्याशी होंगे, जो उनके चेहरे हैं, वो ग्राउंड जीरो पर जाकर अभी काम कर रहे हैं। सभी लोग काम कर रहे हैं। उनमें से 4-5 चेहरे हैं, उनमें से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फैसला जब लिया जाएगा तो लिया जाएगा, परंतु चुनाव में जरूर उतारा जाएगा। सवाल वहीं पे आता है कि भाजपा कांग्रेस की तर्ज पे चेहरा फाइनल करने में बॉबी पंवार एंड जो तमाम समर्थक हैं वो भी वेट एंड वॉच करेंगे या फिर? मैंने आपको बोला बॉबी पंवार फैसले वाले लेने वाले नहीं है। नहीं, मैंने तमाम कहा बॉबी पंवार एंड उनकी जो कार्यशैली होगी, उनका फीडबैक ग्राउंड जीरो पे क्या है, वो लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, महीनों महीनों से लोगों के बीच में है। अब उसके बाद टीमें लगाई जाएगी कि किसके बारे में जनता का क्या परसेप्शन वो है। तो जो विचार जनता का जिसके प्रति अच्छा होगा, जिसके प्रति होगा, उन्हें उतारा जाएगा और जब उतारा जाएगा तो उनके साथ पूरे चुनाव में खड़ा रह जाएगा। मतलब कहा जा सकता है कि भाजपा कांग्रेस से पहले आपका चेहरा सामने आ जाएगा? हो सकता है, हो सकता है। अब जो भी होगा तो वो तो समय बताएगा। अभी समय है तो हमारे जो जितने भी प्रत्याशी के जो दावेदारी हैं वो अपने ग्राउंड जीरो पे जाकर काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आज एक रिपोर्ट देख रहा था बॉबी भाई, एक अखबार ने सर्वे कर रखा है ऑल ओवर इंडिया में और सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री का खिताब हमारे प्रदेश को मिला है, हमारे मुख्यमंत्री को मिला है। अब मुझे तो नहीं पता कि आप किस अखबार का जिक्र कर रहे हैं और कौन वो अखबार है, परंतु वर्तमान समय में जो स्थितियां हो गई है वो ये हो गई है कि आप अगर धन्ना सेठ हैं, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, तो आप किसी भी अखबार में अपना वो चलवा सकते हैं। आप किसी भी एजेंसी से सर्वे करवा के अपने आप को फर्स्ट स्थान पर रख सकते हैं। सारी चीज़ें चल रही है। अगर आपको वो देखना है कि हमारे मुख्यमंत्री का क्या स्तर है, प्रथम स्थान है, द्वितीय है, तृतीय है, क्या है, तो आप क्षेत्र में जाकर देख सकते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही है। संभवतः टाइम्स नाउ ने ये सर्वे किया है और पुष्कर सिंह धामी जी को पहला स्थान उसमें दिया है। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि टाइम्स नाउ ने ग्राउंड जीरो पर आकर कितने सर्वे किया है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वे करेंगे तो हमने एक बार धामी जी का एक वीडियो डाला था, तो धामी जी के वो खिलाफ था, परंतु उसमें जब हमने लाइक कमेंट देखे तो कहीं ना कहीं एक भी नाम भारत का नहीं दिख रहा था, चाइनीज नाम दिख रहे थे, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि इस प्रकार से तो पीआर एजेंसियां तमाम हायर कर लो और अपने आप को प्रसिद्धि दिला दो, परंतु ग्राउंड जीरो पर कितने नाजुक जो स्थिति इस प्रदेश की हो रखी है। आप अभी देख लीजिए कि देहरादून में जिस प्रकार से आईएसबीटी में हमारी एक बहन के साथ जिस प्रकार से दुराचार हुआ, उसके बाद आपने देखा कि रुद्रपुर में किस प्रकार से हमारी एक बहन के साथ दुराचार हुआ। तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही है, परंतु सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेने वाली है। आज ये हो गया है कि यहाँ का युवा पिटा जा रहा है, यहाँ के जो आम जन है वो पिटे जा रहे हैं, कोई विधायकों के माध्यम से पिटे जा रहे हैं, कोई मंत्रियों के माध्यम से पिटे जा रहे हैं। जब पीड़ित पक्ष थाने जा रहा है तो वहाँ थाने से पहले उनका मंत्री जी का और विधायक जी का फ़ोन चला जाता है तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, मंत्री जी उल्टी रिपोर्ट लिख दे रहे हैं। तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें चल रही है। आपने देखा कि धर्म के नाम पर एक धंधा बना दिया है। आप एक केदारनाथ मंदिर को दिल्ली के अंदर बनाना चाह रहे थे, अब धामी जी कह रहे हैं कि हमने वो फैसला वापस ले लिया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के एक नेता भी कह रहे हैं कि धामी जी को इसका श्रेय जाता है कि जो मंदिर का फैसला वापस लिया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फैसला तो धामी जी का ये था कि बनना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसमें सहमति जताई थी कि बनना चाहिए, तभी तो उसके भूमि पूजन में गए। और जब भूमि पूजन में गए तो उन्होंने कहा कि भाई बनना चाहिए, पर जब यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने
वो केदारनाथ के पंडा पुरोहित हो, यहाँ केदार घाटी की जो जनता हो, तमाम उत्तराखंड की जो जनता है, या उत्तराखंड से बाहर भी जो बाबा केदार पर अपनी आस्था व्यक्त करती है, जो उनके करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, उन लोगों ने जब सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध दर्ज किया, तो कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री जी को बैकफुट पर आना पड़ा। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप बैकफुट पर आए जनता के दबाव में, आपने वो फैसला वापस लेना ही था। परंतु कल मैंने प्रेस नोट देखा कि ट्रस्ट ने भी ये फैसला लिया है कि अब कोई मंदिर नहीं बनेगा। परंतु मैं ये सवाल कहना चाहता हूँ, धामी जी आप बैकफुट पे तो आ गए, पर उस ट्रस्ट के नाम पर जो करोड़ों रुपए जो कहीं ना कहीं इकट्ठा किया गया था, उस पैसे को भी इसी केदार घाटी के विकास के लिए लगाए जाएं। यहाँ पर जो कार्य होने हैं, उन कार्यों में कहीं ना कहीं उस पैसे को भी खर्च किया जाए, उसकी डिटेल दी जाए कि कितना पैसा खर्च हुआ था। क्योंकि हमने जब ट्रस्ट का वो पूरा लिफाफा पढ़ा, तो उसमें तो देखा गया था कि 1.5 लाख रुपए प्राथमिक सदस्यता और 5 लाख रुपए कुछ ऐसा इस स्थायी सदस्यता, तमाम प्रकार की चीज़ें धर्म के नाम पर एक धंधे चलाने की बात हो रही थी। देखिए, हमारे आदिकाल से ये सारे हमारे चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, माँ गंगा हो, माँ यमुना हो, तमाम प्रकार के ये यहाँ पर जो तीर्थ स्थल है, इन्हें तीर्थ स्थल के रूप में इसी को डेवलप कर देना चाहिए। अब आप ये कहोगे कि केदारनाथ का मंदिर हम दिल्ली बना रहे हैं, बद्रीनाथ का मंदिर कहीं मुंबई बना रहे हैं, माँ गंगा को आप बंगाल ले जा रहे हैं, इस प्रकार से चीज़ें नहीं चल पाएंगी। बॉय भाई, मेरा अंतिम सवाल अब आपसे है, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व उत्तराखंड की विधानसभा का जो मॉनसून सत्र था वो गैरसैंण में संपन्न हुआ। एक तस्वीर बड़ी चर्चित उस मॉनसून सत्र के दौरान रही, जब नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन यानी कि मुख्यमंत्री, उनकी एक तस्वीर छपती है और तमाम अखबारों में कहा जाता है कि जो मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके जो वेतन भत्ते हैं, तमाम फैसिलिटी हैं, वो बढ़ गई हैं। जबकि तमाम जो बेरोज़गार हैं, जो युवा हैं, जो वर्षों से संविदा पे कार्यरत कर्मचारी हैं, वो भी एक आस में थे कि शायद हमको कुछ मिलेगा। तो तमाम लोगों का कहना था कि ये तस्वीर कुछ न कुछ ज़रूर कहती है। देखिए, इससे ऐसा लगता है कि हमारे जो ये विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, ये प्रदेश का सबसे कमज़ोर तबका है। इसीलिए तो सबसे कमज़ोर तबके के जो वेतन भत्ते बढ़ाए गए, इनकी सारी चीज़ें की गई। आज प्रदेश के अंदर ये स्थिति हो चुकी है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके 8 घंटे नौकरी करने के बजाय उससे 12-12 घंटे नौकरी करवाई जा रही है। उसका एक जो कहीं न कहीं मानदेय है, जो तय मानदेय है, उसके अंडर में ही 10-10, 12-12, 15-15 हज़ार में ऐसी नौकरियां कराई जा रही है, जो 12-12 घंटे तक कराई जा रही है। मानदेय बढ़ाना तो उनका बढ़ाओ, मानदेय बढ़ाना तो जी ईमानदारी से इस प्रदेश के अंदर जो वो चाहे कोई भी कर्मचारी हो, वो स्थायी कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, आखिर सेवा तो प्रदेश की कर रहा है, काम तो प्रदेश के लिए कर रहा है, आप उनकी बढ़ाइए। परंतु आप लोगों ने सारा वो अपने लिए करना है। और जब आपके ऐसे फैसले होते हैं, जब ऐसे प्रस्ताव विधानसभा के अंदर आते हैं, तो इतने खुशी की बात होती है कि वो सारे ध्वनिमत से पास हो जाते हैं, उसमें वोटिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस प्रदेश के भला के लिए, इतने प्रदेश में अभी आपदाएं आई है, आपने देखा टिहरी के अंदर कितनी आपदाएं आई है, वो घनसाली में हो, और बूढ़ा केदार में हो, भुत्तू में हो, उत्तरकाशी में हो, अभी इधर कुमाऊं में हो, तमाम पूरा प्रदेश आपदा से ग्रसित है। और आप लोग अपने वेतन भत्तों की बढ़ोतरी के लिए ध्वनि मत से प्रस्ताव पास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता नहीं है, और ये नैतिकता बची नहीं है इनके अंदर। हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता को इन मुद्दों को समझने की ज़रूरत है, और जिस दिन प्रदेश की जनता मुद्दों को पकड़ने लग जाएगी, मुद्दों को समझने लग जाएगी, हमें पता है कि उस दिन चुनाव में भी कहीं ना कहीं जनता समझेगी और अपने आप अपने मत का प्रयोग करेगी। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि काफ़ी दिनों से राजधानी की जो सड़कें हैं वो नारों से नहीं गूंज रही हैं, क्या कुछ प्लान है ऐसा कि फिर से सड़कें नारों से गूंजें? देखिए, लगातार हम संघर्ष कर रहे हैं और जितना बन पा रहा उतना कर रहे हैं। परंतु अच्छी बात यह है कि हम आज रुद्रप्रयाग में हैं, और तमाम प्रकार से जिस प्रकार से हम लोगों से यहाँ मिले और लोगों से यहाँ पर बातें की, और हमारे कुछ युवा साथी जो मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के लोग हैं, भाई मोहित डिमरी हो, लुसन टोडरिया हो, तमाम और जो युवा है, उन लोगों से मुलाकात हुई, और उन्होंने कहीं ना कहीं 1 सितंबर के लिए जो आह्वान किया है प्रदेश की जनता को कि आप आइए और प्रदेश के केंद्र बिंदु गैरसैंण में हम बैठकर बातें करते हैं,
इस विकास के मॉडल की बात करते हैं, इस प्रदेश को बचाने की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं उनके इस कदम को हमने सराहा है और सराहना होनी चाहिए ऐसे फैसलों की। और कहीं न कहीं हमने भी कहा कि हम इसमें समर्थन करते हैं और आपके इस कार्यक्रम में आएँगे, आप करिए, कल हम करेंगे तो हम भी अपने स्तर से करेंगे, वो भी करेंगे, तमाम प्रकार के लोग हैं। पर जब प्रदेश हित की बात होगी, तो ये नहीं देखा जाएगा कि कौन कर रहा है, हम उनके साथ खड़े हो जाएँगे क्योंकि वो प्रदेश हित की बात है। तो धन्यवाद, बॉबी पंवार जी हमारे साथ थे, तमाम मुद्दों पे चर्चा हुई है। आगे भी इसी तरीके से चाहे युवा वर्ग हो, प्रशिक्षित हो, बेरोजगार हो, इनकी बातें आएंगी तो हम बॉबी पंवार जी से ज़रूर बात करेंगे। हमसे आज की वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।